नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। हाल ही में यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर हमें एक ड्रोन अटैक देखने को मिला है, एक हमला देखने को मिला है। ये जो पूरा परमाणु संयंत्र है, पिछले लगातार 2 साल से जब से इस पूरे युद्ध की शुरुआत हुई है रूस और यूक्रेन के बीच में, ये परमाणु संयंत्र रूस के कब्जे में रहा है। तो ऐसे में रूस के प्रशासन की ओर से यूक्रेन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन ने जानबूझकर इस पूरे परमाणु संयंत्र पर हमला किया था। तो ऐसे में इस पूरे संयंत्र के बारे में, इससे जुड़े जो दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं, यानी कि उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ली जाए जिन पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो में बेसिकली हम न्यूज़ यानी कि खबर की बात करेंगे। हमने खबर को यहाँ पर देखा। खबर के बाद हम इस ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र के विषय में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इस संबंध में क्या खतरा हमारे सामने मौजूद है, उस खतरे को भी देखेंगे और साथ ही इससे पहले भी क्या इस तरह की कोई घटना हुई है, क्या इससे पहले भी किसी परमाणु संयंत्र में हमें कोई दुर्घटना देखने को मिली है, उस पर भी यहाँ पर बात करने वाले हैं और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से उस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा वीडियो है, पूरा जो टॉपिक है, आप इसे जीएस पेपर 2 से जोड़ करके देखेंगे। जीएस पेपर 2 में आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक सेगमेंट दिखाई देगा, वहां से आप जोड़ सकते हैं। करंट अफेयर की घटनाओं से तो जुड़ता ही है, लोकेशन की घटनाओं से भी, लोकेशन से भी जोड़ करके देख सकते हैं, ज्योग्राफी से भी जोड़ करके आप इस पूरे टॉपिक को देख सकते हैं। चलिए इस नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार बात की जाए कि आखिर ये जो पूरा परमाणु संयंत्र है, इससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अगर आप देखें तो ये ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र बेसिकली आपका यूक्रेन के 5 ऊर्जा स्टेशनों में से एक है। यूक्रेन में टोटल अगर आप देखें तो 5 ऊर्जा स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें से एक है आपका ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र। और यूक्रेन में जो 5 स्टेशन है, बेसिकली यूक्रेन की जो कुल बिजली की जरूरतें हैं उसका तकरीबन आधा हिस्सा इन्हीं 5 स्टेशनों से आता है। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये जो 5 स्टेशन हैं आपका यूक्रेन के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र की अगर आप बात करें तो यहाँ पर 6 रिएक्टर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि तकरीबन 5700 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि यूक्रेन की जो बिजली जरूरत है उसका एक बड़ा हिस्सा आपको इस पूरे परमाणु संयंत्र से देखने को मिलेगा। अब अगर एक बार इसकी ज्योग्राफी को भी आप देख लें तो यहाँ पर ये पूरा आपको यूक्रेन का मैप मिलेगा और यूक्रेन के मैप में आपको एक रिवर भी मिलेगी, निप्रो रिवर। इसी रिवर के किनारे आपको ये पूरा जो ज़ेपोरिज़िया जो आपका परमाणु संयंत्र है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा और इसके नीचे आपको ब्लैक सी मिलेगा, यहाँ पर आपको रशिया मिलेगा। और अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पर जो आपका 2014 में जिस क्षेत्र पर रूस ने कब्जा कर लिया था, वो क्षेत्र कौन सा था और वो कहाँ पर मौजूद था। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमने यहाँ पर मैप को देख लिया है, यूक्रेन के मैप को। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि इस संबंध में क्या खतरे हमारे सामने मौजूद है इस पूरे परमाणु संयंत्र को लेकर के। तो अगर आप अधिकांश परमाणु संयंत्रों की बात करें, उनके जो रिएक्टर्स होते हैं, वो रिएक्टर्स बेसिकली आपका स्टील और कंक्रीट की परतों के माध्यम से निर्मित किए जाते हैं और ये इतने ज्यादा मजबूत रहते हैं कि ये 8 या 8 से ज्यादा के डिग्री, 8 से ज्यादा तीव्रता के जो भूकंप रहते हैं, उन भूकंप को भी सहन कर सकते हैं, उन भूकंप को भी वहन कर सकते हैं। तो इन झटकों की वजह से इन परमाणु संयंत्रों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अगर कहीं पर छोटी मोटी गोलाबारी भी हो रही है तो उसकी वजह से भी इन संयंत्रों को कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। हालांकि अगर आप बात करते हैं शक्तिशाली हथियारों की, जब आप बड़े हथियारों की बात करते हैं तो उसको लेकर के उन हथियारों का प्रभाव इन परमाणु संयंत्रों पर क्या रहेगा, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इससे पहले, यूक्रेन से पहले अभी तक कोई भी इस तरह की घटना हमें देखने को नहीं मिली थी। तो अभी तक स्पष्ट नहीं है कि बड़े हथियारों का प्रभाव परमाणु संयंत्र पर किस तरह का रहने वाला है। लेकिन अगर कोई नकारात्मक प्रभाव रहता है तो इस प्रभाव की वजह से जो परमाणु रिएक्टर का जो कोर है उसके पिघलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अगर परमाणु रिएक्टर का कोर पिघलता है तो परमाणु संकट पैदा हो सकता है। क्यों पैदा हो सकता है? क्योंकि जो आपके परमाणु रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है। अब अगर तापमान इतना ज्यादा है तो वहां पर उसको ठंडा करने की भी जरूरत होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए लगातार पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी वहां पर लगातार सतत तरीके से प्रवाहित होता रहता है, संचालित होता रहता है, मशीनों के जरिए, ट्रांसमिशन, बिजली लाइंस के जरिए। तो बिजली बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है वहां पर। अब क्योंकि बिजली जो है वो एक बहुत अनसर्टेन चीज है, कभी भी कुछ खराबी आ सकती है आपके सामने, तो इसी चीज को देखते हुए वहां पर केवल एक बिजली की लाइन मौजूद नहीं होती है, वहां पर आपको बहुत सारी बिजली की लाइंस देखने को मिल जाती हैं।
तो अगर संभावना ये आती है कि ये सारी ही लाइनें जो है खराब हो जाती हैं या फिर कोई बड़ी समस्या पैदा होती है, तब हमारे सामने एक परमाणु संकट पैदा हो सकता है। हमारे सामने परमाणु रिएक्टर का जो कोर है उसका रिसाव हमें देखने को मिल सकता है, रेडिएशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब क्या इससे पहले इस तरह की कोई घटना हुई है? अगर उसकी आप बात करें तो इससे पहले 2011 में आपको घटना देखने को मिली थी। परमाणु रिएक्टर्स की बात करें, रिएक्टरों को अगर पर्याप्त रूप से ठंडा नहीं रखा जाता है, अगर जो है उसको हम ठंडा रखने में विफल रहते हैं, तो इसकी वजह से हमें वहां पर बहुत ज्यादा बहुत बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। और ऐसी ही घटना 2011 में जापान के फुकुशिमा पावर प्लांट में देखने को मिली थी, जहां पर बेसिकली जापान में हमें 9 तीव्रता का एक भूकंप देखने को मिला था। अब ये जो पावर प्लांट था, इस पावर प्लांट ने 9 तीव्रता के भूकंप को तो वहन कर लिया था, लेकिन इस भूकंप की वजह से जो समुद्र था वहां पर बेसिकली हमें सुनामी देखने को मिली। और इस सुनामी का परिणाम रहा कि ये जो आपका परमाणु संयंत्र था, इसके अंदर पानी भर जाता है और इसका जो बेसिकली परिचालन है वो बंद हो जाता है। और इस परिचालन के बंद होने की वजह से इस पूरी फैसिलिटी में जो 3 रिएक्टर्स मौजूद थे वो आंशिक तौर पर पिघल जाते हैं और वहां से जो रेडिएशन था, जो आपका परमाणु विकिरण है, उसका रिसाव होना शुरू हो जाता है। तो ये घटना हमें 2011 में देखने को मिली थी। हालांकि ये जो फुकुशिमा की घटना थी, इसकी वजह से किसी भी व्यक्ति की प्रत्यक्ष तौर पर जान नहीं गई थी। हालांकि कई अनुमान ये बताते हैं कि इस घटना की वजह से अप्रत्यक्ष तौर पर तकरीबन 500 से लेकर के 800 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इसी वजह से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर मानी जाती हैं। और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के प्रयास हो रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में बेसिकली यूक्रेन के जो परमाणु संयंत्र हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि उनमें अगर किसी भी तरह की गड़बड़ होती है, अगर वहां पर कोई भी विस्फोट होता है, तो उसकी वजह से न केवल जो है आसपास की चीजें खराब होंगी, न केवल आसपास की चीजों में आपको रेडिएशंस देखने को मिलेंगी, बल्कि जो आम लोग हैं, आम लोग भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो ये बेसिकली हमने इस पूरी खबर पे बात की, खबर को समझा। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सवाल जो है आज का हमारा प्रीलिम्स का सवाल है, आपसे पूछा गया है कि ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र जो है वो किस देश में मौजूद है। हमारे ऑप्शंस की अगर आप बात करें तो हमारा ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका ये जो ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र है, ये संयंत्र आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने साथियों को भी वीडियो के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।